फास्फोरस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्टडी किए थे, उनका रोल स्टडी किया था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसी का ही एक आगे नेक्स्ट पार्ट है कि ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे, उनकी प्रिपरेशन को नहीं देख रहे, लेकिन हमने ये देख लिया था कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड वगैरह जो है ये उसके ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो अब हम इनका इम्पैक्ट देख लेते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर, और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ इस ग्रुप में वो है फास्फोरस, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। It has been stated in earlier section that NOx emission in the atmosphere is eventually converted into nitric oxide or nitric acid or nitrous acid due to a series of photochemical reactions and chemical reaction catalyzed by other species present in the atmosphere। कि जो हमारे पास नॉक्सिस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली हमारे पास ये नाइट्रोजन के जो एसिड्स हैं जिसे हम ऑक्सी एसिड्स कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड उनमें कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है यानी लाइट की प्रेजेंस की वजह से है, या फिर वो किसी भी सब्सटेंस की प्रेजेंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, द रिएक्शन में टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस के ये रिएक्शन हमारे पास इस सीक्वेंस में हो सकते हैं। आपने पहले भी रिएक्शन देखे हैं। ठीक है, कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, और ये भी चांसेस है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन जो फोटो केमिकल स्मोक है हमारे पास, ठीक है, स्मोक का कॉज करती है ओजोन, ठीक है, उसके साथ मिलके हमारे पास ये जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन के साथ जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बना सकता है, ऑक्सीजन भी बना सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन है और वाटर वेपर्स भी हैं हमारे पास, तो ये नाइट्रिक एसिड के तौर पे बनाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, और हाइपो मेरे माइंड में आ रहा है नाइट्रस एसिड भी बना सकता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में आल्सो अंडरगो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन एज फॉलो कि ये हमारे पास क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन इनके कैसे होंगे। हमारे पास के नाइट्रस एसिड है और लाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, यूवी लाइट के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है और उसको हम रिप्रेजेंट करें एच न्यू से, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक एनर्जी है। तो ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और हाइड्रोजन रेडिकल के अंदर। ये हाइड्रोजन रेडिकल या आपको कोई भी रेडिकल हो आपको पता पड़े रिएक्टिव होते हैं, जैसे प्रोड्यूस होते हैं वो आगे कहीं ना कहीं यूटिलाइज होते हैं और बहुत सारे ढेर सारे रिएक्शंस जो है वहाँ पर इनिशिएट हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रस एसिड है हमारे पास और फोटोकेमिकल रिएक्शन इसका हो रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, तो वो उसका अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर हम अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएं जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर से आगे वाला जो हमारे पास रीजन है एटमॉस्फेयर का उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इन द स्ट्रेटोस्फेयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है, ओ के ऊपर एक डॉट सा लगाया होगा। ठीक है, ये इधर नजर नहीं आ रहा, तो आप लोग जब लिखोगे तो इसको खुद से लगा लीजिएगा कि ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। फॉर्म क्या करता है, नाइट्रिक एसिड, यानी जो ऊपर हमने रिएक्शन देखा है उसका अगर इन्वर्ट भी हो सकता है कि डिफरेंट हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल हैं वो अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उनके साथ रिएक्ट करके उनके एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, द एसिड ड्रॉपलेट्स आर आल्सो फॉर्म आर न्यूट्रलाइज विद बेसिस कि ये अगर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं यानी कि ये अगर एसिडिक मटेरियल है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, तो ये अगर नीचे आ रहा है हमारे पास अर्थ पे, तो अर्थ पे अगर बेसिस हैं या वैसे भी हमारे पास अगर एटमॉस्फेयर में कोई बेस है जैसे अमोनिया वगैरह है तो उसके साथ रिएक्ट करके जो है वो न्यूट्रलाइज भी हो सकता है या पार्टिकुलर लाइम के साथ या अमोनिया वगैरह के साथ। दीस आर एंड द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड droplets along with the sulfuric acid drops and HCl released into the atmosphere by man-made or natural emission give rise to acidic precipitation कि ये नाइट्रिक एसिड HCl और
सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं और ये क्या होगा कि अगर ये बारिश के साथ नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे आ रहे हैं, तो इसको हम ये कहेंगे, यानी कि इनकी ये प्रेसिपिटेशन का मीन यही है कि कोई चीज़ जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आ रही है, तो यानी बारिश की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कह देंगे, एसिड रेन की। ये सिंपल रेन नहीं है, इसमें देखें सल्फ्यूरिक एसिड भी है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड भी है और HCl भी है। Sulfuric acid is also an important constituent of acid rain which is formed by SOx emission into the atmosphere. ठीक है, अब ये जो हमारे पास एसिड रेन है, एसिड रेन रिप्रेजेंट वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ लार्ज SOx's and NOx's emission from the big industrial areas into the atmosphere के एसिड रेन जो है हमारे लिए जो है एयर पोल्यूशन का मेजर कंपोनेंट है। अब ये क्यों हो रही होती है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर से हमारे पास नॉक्सिस और सॉक्सिस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं। द लॉन्गर the remain of SOx's and NOx's in the atmosphere, the greater are the chance of their oxidation to sulfuric acid and nitrous acid by the various photochemical and catalytic chemical reaction। कि जितनी ज़्यादा देर तक ये नॉक्सिस हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे उतने ज़्यादा वो रिएक्शंस करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे पास एसिड प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और वो जो एसिड होंगे अगर उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाए तो वो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो या नीचे अर्थ पे आ रहे हैं, तो उसको हम ये क्या कहेंगे कि ये एसिड रेन है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या है। एसिड रेन में कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू मटेरियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज वाटर, फिश, वेजिटेशन, स्टोन, स्टील, पेंट, सॉइल एंड मैनकाइंड एज फॉलो। ठीक है, कि अगर ये एसिड रेन है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पड़ रही है तो ये इसको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि अभी देखो हमारी स्किन के ऊपर एसिड के ड्रॉप्स गिरे तो स्किन जल जाएगी। अगर हमारे एनिमल्स पे, प्लांट की सरफेस के ऊपर या इवन वाटर के अंदर ये जाएगा तो वाटर के अंदर भी आपको पता है फिशेस हैं और इक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उनका पानी अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये एसिड रेन प्रॉब्लमेटिक है। और इवन ये आप ये कह लो मेटल्स के लिए भी देखो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेटल्स एसिड के साथ मिलकर कोई ना कोई रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। और बिल्डिंग्स के लिए इसलिए क्या कहते हैं, आप लोगों ने वो ताजमहल के बारे में सुना होगा या और बहुत सारी बिल्डिंग्स के बारे में सुना होगा कि ताजमहल का जो ओरिजिनल कलर था कि वो वाइट कलर की बिल्डिंग थी, लेकिन क्या हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका कलर जो है वो फेंट होता जा रहा है और येलोइश से कलर आ रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, कि मार्बल से बनी हुई है यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। अब उसके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से सॉक्सिस और नॉक्सिस प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहाँ पे जो रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है, ठीक है। ये मेन टॉपिक नहीं है आप लोगों का, वरना एसिड रेन के मेन कॉजेज पढ़ सकते हैं, किस एरिया में कितनी पीएच की जो है रेन होती है, ये भी बहुत ज़्यादा हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और एसिड रेन की पीएच क्या होती है, यानी वो कितनी एसिडिक है, उसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ये मेन टॉपिक नहीं है, जस्ट हम जो है इसको थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ डैमेज कर सकती है, डैमेज टू बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मटेरियल एज वेल एज वैल्यूएबल एंशिएंट स्कल्पचर्स carved from marble, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन की ये सारी बिल्डिंग्स, ठीक है, अब उनको इफेक्ट करती है लाइमस्टोन वगैरह को, यानी चूने को, सैंड्स को, ठीक है। अब है तो वो मटेरियल सिलिका के, कार्बन के, इसी तरह के मटेरियल्स ही है ना, ठीक है। तो उन सब के साथ को भी ये डिस्टर्ब करती हैं, इसी तरह बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ पिटिंग एंड मैकेनिकल वीकनिंग ड्यू टू द अटैक बाय एसिड कंपोनेंट। पिटिंग क्या होता है कि जैसे ही आपको पता है बारिश का ड्रॉप पड़ता है तो एक छोटा सा कर्व सी सरफेस बनती है, या जिसे हम गड़ा कहते हैं, ठीक है। जो जैसे वो मिट्टी पे पड़ता है तो आपको नज़र आता है कि वो ड्रॉप जहाँ गिरता है वहाँ से मिट्टी थोड़ी सी साइड पे हो जाती है, यानी वो गड़े से बनना शुरू हो जाते हैं, हॉलो सी स्पेस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक तो वो पिटिंग करी है कि वहाँ से वो सरफेस को उतारती जाती है, और दूसरा क्या है कि एसिड कंपोनेंट की वजह से उसके अंदर जो है डिफरेंट इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सकती हैं, वो वीक हो रही हैं, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर इंट्रैक्शन वीक हो गए, वो पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्डिंग्स वगैरह को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। पोटेंशियल इफेक्ट ऑन एक्वेटिक सिस्टम सच एज एसिडिफिकेशन, डिक्रीज अल्कलिनिटी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम। की अगर हम एक्वेटिक सिस्टम को देखें तो उसके अंदर एसिड
की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, अल्कली कम हो जाएगी और डिफरेंट मेटल्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। इसी तरह फोलियर डैमेज टू क्रॉप्स for and forest leaching to a nutrient from leaves and alteration of seed germination characteristics कि ये हमारे पास जो है क्रॉप्स फॉरेस्ट लीव्स को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, यानी फोलियर डैमेज ऑफ क्रॉप के ये जो छोटे छोटे पत्ते भी हमारे पास, छोटे से पौधे भी अभी निकलते हैं, तो उनके ऊपर भी अगर ये पड़े तो ये उनको भी ख़राब कर देती है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मट्टी पे पड़ी है, पौधों के ऊपर पड़ी है, ठीक है, उसके अंदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स, ठीक है। इसी तरह जो मट्टी पे पड़ी है, मट्टी की एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, तो सीड की जो जर्मिनेशन है वो आपको पता है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होती है, स्पेसिफिक पीएच पे, वाटर, हीट, सारी चीज़ें जो है हमारे पास, लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं, तो वो सीड की जर्मिनेशन को भी ये इफेक्ट करती है। इसी तरह हमारे पास क्रोसिव डैमेज टू स्टील, जिंक, ऑयल बेस्ड पेंट्स एंड ऑटोमोबाइल कोटिंग, ये जो हमारी बिल्डिंग्स में कोटिंग है या स्टील की कोई चीज़ लगी हुई है, उसको भी आप एसिडिक एनवायरनमेंट में रख देंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो ये सारे सारे उसको डैमेज करें। क्रोसिव डैमेज मीन जैसे जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एसिडिफिकेशन of soil with the consequent effect on microbial and soil fauna and fixation of nitrogen, के soil के ऊपर जो plants हैं, microbes हैं, और इसी तरह जो उसकी microbe जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारा इफेक्ट होगा। Skin, hair, lungs of human being may be affected. The heavy metal released by acid rain also may cause potential थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, के ये अगर मेटल रिलीज हो रही है इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, तो वो भी ह्यूमन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। एसिडिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर एंड concurrent increase in heavy metal concentration may cause injurious effect, के अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी ये आ जाए तो फिर हमारे लिए ये नुकसानदेह है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, रेमेडियल मेयर्स क्या हैं कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, कि नॉक्सिस को कम करें, या फिर जब नॉक्सिस हमारे पास कम होंगे तो उसके जो एसिड हैं वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ एसिड रेन इज हाईली इंटरेक्टिव प्रॉब्लम एंड रेमेडियल मेयर टू कंट्रोल इट आर वेरी एक्सपेंसिव, कि ये हमारे पास बड़े एक्सपेंसिव हैं और लाजमी इसको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगा। दी ओनली प्रैक्टिकल अप्रोच टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन इज़ टू रिड्यूस सॉक्सिस एंड नॉक्सिस एमिशन, के मेन जो है अगर हमारे पास सॉक्सिस और नॉक्सिस ही नहीं होंगे तो उनके एटमॉस्फेयर में एसिड ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सॉक्सिस और नॉक्सिस को और जो है उनके एमिशन को कंट्रोल करना है। Reduction of NOx emission from the stationary combustion source can be achieved by modification of the furnace and burner design or modification of operating condition. अब हमारे पास सोर्सेज, कंबशन सोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक है स्टेशनरी, यानी कि एक ही जगह पे आपने रख के वहाँ पे उसके फ्यूल की बर्निंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, जैसे हम एक ही जगह पे लकड़ियाँ रख के आग लगा लें तो वो उसका जो है अगर स्टेशनरी कंबशन सोर्स होगा। लेकिन कहीं पे अब ये देखो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर भी तो हाइड्रोकार्बन ही है ना, पेट्रोलियम वगैरह ये सारे, अब वो एक गाड़ी के इंजन में डालते हैं तो वहाँ से वो गाड़ी तो मूव कर जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो उसका जो फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, तो नॉक्सिस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पूरी रोड के ऊपर, पूरे एरिया के अंदर ही वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो मोबाइल फेस है, मोबाइल कंबशन सोर्सेज होते हैं, और ये हमारे पास जो एक ही जगह पे हम रखते हैं तो स्टेशनरी कंबशन सोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टेशनरी है उसके अंदर से क्या करें कि अगर फर्नस के अंदर अगर हम हीट करें, बर्न करें, कि हम उस फर्नस को मॉडिफाई कर लें, उसका डिज़ाइन ऐसा एडजस्ट कर लें कि जो कम जो है नॉक्सिस प्रोड्यूस करें, बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में न जाए, या उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन जो है बर्निंग की, कंबशन की, उसको हम चेंज कर लें। दी कंबशन मॉडिफिकेशन टेक्निक्स अवेलेबल are now include using two stage combustion, ठीक है, precisely contra- precisely controlling air injecting system during combustion, recirculating flue gases, and or by
अल्टरिंग द डिज़ाइन ऑफ फायरिंग चैम्बर, कि अब जो हम किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि 2 स्टेज कंबशन करें, ठीक है। यानी कि उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं कि एयर जो उसके अंदर आ रही है, आपको पता है एयर अगर नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मौजूद हो तो किसी भी चीज़ को आग लगेगी, ठीक है। कि जो हम एयर इंजेक्ट कर रहे हैं कंबशन के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। वो किस एयर ज़्यादा है कम है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है कम है, और जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है उनको रीसर्कुलेट करें, उनको एब्जॉर्ब करें किसी भी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। या फायरिंग चैम्बर्स जो हैं जहाँ पे आग लग रही है उनको मॉडिफाई करें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एग्जॉस्ट है उससे पहले भी हमारे पास डिफरेंट कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं ताकि वो उसको कंट्रोल करें एग्जॉस्ट को, ठीक है। तो यानी ये बाहर ना जाने दी जाए नॉक्सेस वगैरह को। Noxious emission from mobile combustion sources may be achieved by lowering the combustion temperature in the engine and catalytical removal of noxious from the exhaust gases using devices such as three-way system that reduces carbon monoxide, hydrocarbon and noxious simultaneously. तो ये जो हमारे पास मूविंग सोर्सेज हैं कम्बशन के, इनको हम कैसे रोक सकते हैं कि जो कम्बशन का टेम्परेचर है वो उसको कम कर दें, या कैटालिटिकली जो है नॉक्सिस को रिमूव कर लिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कैटालिटिकल कन्वर्टर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। और थ्री वे सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कि हम एक ही सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए, हमारे पास कैटलिस्ट ऐसे होने चाहिए जो एक कैटलिस्ट यूज़ करें और जो वो 2-3 मसले हल कर दें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है प्रॉब्लमेटिक है, हाइड्रोकार्बन भी प्रॉब्लमेटिक है, सॉक्सेस भी हैं, नॉक्सेस भी हैं। तो एक ऐसी चीज़ यूज़ होनी चाहिए कि जो इन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे या कम कर दे एटलीस्ट, कि वो जो है इस तरह हमारे पास ये जो नॉक्सेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में कम जाएंगे और कम हमारे पास नाइट्रिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होंगे, और कम हमारे पास एसिड रेन के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये तो था नाइट्रोजन से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं फास्फोरस। अब ये देख लें कि मैं दूसरी वाली बुक के ऊपर से अब ये जो है आपको फास्फोरस वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों ने पेज नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेनी है। दोनों बुक्स आपके पास हैं तो आपने दोनों बुक्स को कंसल्ट करना है, जहाँ से जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ है मैं वो आप लोगों को पहले पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और अगर हमें टाइम मिला तो जो चीज़ें हमने स्किप की हैं हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट है इस फिफ्थ ग्रुप का, फास्फोरस। Phosphorus is the second element of the fifth group. It resembles nitrogen in many respects, but possesses some distinct differences as well. अगर हम इसकी अक्रस देखें, फास्फोरस इज टू रिएक्टिव टू एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, कि ये इतना रिएक्टिव है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे नाइट्रोजन हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है। इनफैक्ट फास्फोरस इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 विच डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट, कि ये सिर्फ ये है, ये फ्री स्टेट में नहीं है, बाकी सारे फ्री स्टेट में। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट। द इम्पोर्टेंट फास्फेट मिनरल्स आर फास्फोराइड्स, कैल्शियम फास्फेट आ गया, क्लोरो एपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट और उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड लगा हुआ है। फ्लोरो एपेटाइट अगर आ जाएगा तो कैल्शियम फास्फेट और साथ कैल्शियम फ्लोराइड लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर, ठीक है। ये ऑल लिविंग मैटर एनिमल एंड वेजिटेबल सब के अंदर जो है ना ये पाया जाता है। बोन्स, टीथ, मसल टिश्यू कंटेन फास्फोरस फॉर, इसी तरह प्लांट टेक अप फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एज सोलेबल फास्फेट्स। इसी तरह आपको पता है कि जिस सॉइल के अंदर फास्फेट नहीं होते हम वहाँ पे फास्फेट फर्टिलाइजर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इसीलिए ऐड करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स कम है सॉइल के अंदर उसको पूरा कर सकें। फूड सच एज एग, बीन, मिल्क एंड पीस कंटेन फास्फोरस। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? वाइट फास्फोरस इज ऑब्टेन फ्रॉम बोन ऐश और मिनरल फास्फाइड, कि ये बोन ऐश से प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ फास्फेट से प्रोड्यूस किया जाता है। अब बोन ऐश से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बोन्स आर बॉइल्ड इन वाटर टू रिमूव जेलेटिन एंड देन ट्रीटेड विद द कार्बन डाइसल्फाइड टू रिमूव द फैट, के
अगर हमारे पास कोई भी बोन है किसी भी एनिमल्स की, ठीक है, तो उसको हम वाटर के से ट्रीट करेंगे कि जेलेटिन रिमूव कर दे, और उसको कार्बन डाइसल्फाइड से से ट्रीट करेंगे कि फैट को रिमूव कर दे। डी डिग्रीस्ड बोन्स आर डिस्टिल अंडर रिड्यूस प्रेशर के, उसके बाद इसकी डिस्टिलेशन की जाती है उसकी, और उसके हाई प्रेशर के ऊपर, एंड द रेजिड्यू इज बर्न टू गेट बोन चारकोल। जो डिस्टिलेट आएगा वो हम सेपरेट कर देंगे, और जो हमारे पास जो है रेजिड्यू बच जाता है उसको हम बर्न कर दें, तो उसको हम कहते हैं बोन चारकोल। Bone charcoal is heated to high temperature when calcium phosphate is obtained। कि ये जो बोन चारकोल है उसको अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तो बोन्स के अंदर आपको पता है कैल्शियम होता है, फास्फोरस वगैरह होते हैं, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। Calcium phosphate is then treated with concentrated sulfuric acid and then heated with the coke। coke आपको पता है कार्बन है, ठीक है, to get the white phosphorus, कि इससे हम white phosphorus ले सकते हैं। The flow sheet of this procedure is given as, ठीक है, degreased bone है, डिस्टल और बर्न की गई तो वहाँ से बोन चारकोल बन गया, और हीटेड टू हाई टेम्परेचर तो कैल्शियम फॉस्फेट बोन ऐश बन गया। अब इसको ट्रीट कर रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमारे पास क्या है कि फास्फोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इसकी एक और टाइप बन रही है HPO, ठीक है, और वहाँ से अगर इसको कार्बन के साथ ट्रीट करें यानी कोक के साथ ट्रीट करें, हीट करें हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये वाइट फास्फोरस बन जाए। अब इसी तरह दूसरा तरीका था हमारे पास कि ये इसको हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, from phosphate rocks। Phosphorus is obtained on commercial scale from phosphate rocks। Calcium phosphate is heated with the carbon and silica in electric furnace at about 1500 सेंटीग्रेड to get the phosphorus। के ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर। ये जो रॉक्स है हमारे पास, आपको पता है ये जो पहाड़ हैं रॉक्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो हम यहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट है हमारे पास, इसको सिलिका यानी कि हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड है और कार्बन के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट सिलिकेट्स बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और फास्फोरस बन जाएगा, P4 जिसे कहते हैं, ठीक है। फास्फोरस is distilled off and collected in the solid state after cooling, कि ये distilled हो जाती है, उसको हम कूलिंग से हम solid state में ले सकते हैं। At 1150 centigrade P2O5 यानी phosphorus pentaoxide is formed which get converted into phosphorus at 1500 centigrade। ये जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट था इसको सिलिका के साथ ट्रीट किया, कैल्शियम सिलिकेट बन गया, पोटाशियम पेंटाऑक्साइड बन गया, और इसको अगर हम कार्बन के साथ ट्रीट करें तो P4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। क्रूड फास्फोरस इज प्योरीफाइड बाय मेल्टिंग इट अंडर वाटर एंड ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इसकी मेल्टिंग की जाएगी और इसको वाटर की प्रेजेंस के अंदर इसको हम ट्रीट करें सोडियम क्रोमेट के अंदर द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। प्योर फास्फोरस इज दस ऑब्टेन इज फिल्टर थ्रू कैनवस बैग, ये बड़े बड़े आप ये करें कि जैसे एक सिंपल शॉपर होता है ना, ठीक है, जिसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, उसी तरह के हमारे पास ये बैग्स बने होते हैं, डिफरेंट तरह के फिल्टर्स होते हैं, उनके अंदर से ये पास आउट करेंगे इन दी हॉट स्टेट एंड प्रिजर्व एज स्टिक अंडर वाटर, ये जो है स्टिक्स के तौर पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं सिर्फ फास्फोरस की हमारे पास कितनी एलोटोपिक फॉर्म्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। Phosphorus exists in a number of allotropic forms, but two varieties are common. First one is white phosphorus and second one is red phosphorus. White phosphorus हम देखते हैं, it is the ordinary form of phosphorus and is also called as yellow phosphorus. It is white when pure and gets yellow after exposure to light, कि जब light expose होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। It glows at night, कि ये रात की के टाइम जो है चमकता है, यानी अंधेरे में ये चमकता है। White phosphorus is insoluble in water but soluble in कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये जो है हमारे पास डिजोल्व होता है, ठीक है। It has garlic
odor and highly poisonous, ठीक है। ये हमारे पास गार्लिक इसकी है और ये हाईली पॉइजनस होता है हमारे पास। स्मेल जो है इसकी गार्लिक लाइट है। वर्कर्स इन मैच फैक्ट्रीज सफर फ्रॉम डिजीज कॉल्ड फूसी जॉ इन विच द बोन्स ऑफ जॉ एंड टीथ डिके, कि पॉइजनस होता है। और ये जो आपको पता है, ये जो हम माचिस जला रहे होते हैं मैच बॉक्सेस, ठीक है, उसके ऊपर ये जो मटीरियल जलता है वो फास्फोरस होता है उसके अंदर। इसी तरह आपको पता है ये जो पटाखे बजाते हैं तो उसके अंदर भी ये फास्फोरस होता है, ठीक है। रेड फास्फोरस सेकंड टाइप है इसकी। रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल वाइट फास्फोरस। The rate of conversion of white phosphorus to red phosphorus can be accelerated by rise of temperature, यहाँ तो टेम्परेचर हाई करना है, ठीक है, और बाय एक्सपोजर टू लाइट, कि या तो लाइट के एक्सपोजर से हो सकता है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ही की प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। Conversion of white phosphorus takes place easily between 230 centigrade to 250 centigrade. In the presence of a little iodine, it changes to occur to 200. कि अगर आयोडीन है तो ये 200 में टेम्परेचर में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। Red phosphorus is manufactured by heating white phosphorus in an iron pot heated between 240 to 250 centigrade, कि ये हीट अगर पॉट में करें आयरन पॉट के अंदर तो ये 240 से 250 तक करेगा। इट इज़ ग्राउंड टू पाउडर स्टेट अंडर वाटर एंड बॉइल्ड with alkaline solution to remove the excess white phosphorus and finally rewashed and dried, कि ये हमारे पास क्या है, हम इसको ग्राउंड कर लेंगे और यानी इसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे, उसको बॉयल करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ, कि जितना भी हमारे पास जो है वाइट फास्फोरस है वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट कर जाए एंड फाइनली वॉश कर लेंगे, हम इसको ड्राई कर लेंगे। The conversion of yellow to red phosphorus is an exothermic change, कि exothermic reaction है, heat evolve होती है। Red phosphorus has a red violet red color with a density of 2.1. It volatilizes without melting when heated to 290 centigrade. It is insoluble in carbon डाइसल्फाइड एंड डज नॉट ग्लो इन डार्क, ठीक है, यानी कि इनके डिफरेंस भी आ गए। कंपैरिजन ऑफ वाइट एंड रेड फास्फोरस, ठीक है, बहुत सारी तो ऊपर से ही आ गया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई कि अगर हम इनकी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट एंड रेड फास्फोरस आर, प्रॉपर्टी क्या है, कलर वाइट चेंजेस टू येलो ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, दूसरा का क्या है, वायलेट रेड है। ऑर्डर पहले वाले की गार्लिक लाइक है, दूसरा ऑर्डरलेस है। हार्डनेस अगर देखें सॉफ्ट कैन बी कट विद नाइफ, लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास ब्रिटल पाउडर है। ग्रेविटी देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 और 2.7, डेंसिटी आप सिंपली इसको कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स 44 सेंटीग्रेड और दूसरे के अंदर क्या है 620 सेंटीग्रेड। सोलेबिलिटी क्या है, पहले वाला सोलेबल है, दूसरे वाला इनसोलेबल है इन कार्बन डाइसल्फाइड के। फास्फोरेसेंस यानी कि ग्लो करना, ठीक है, डिले ग्लो फ्लोरेसेंस जिसे हम कहते हैं कि लाइट प्रोड्यूस करना, जब उसका सोर्स ऑफ लाइट जो है वो भी ख़त्म हो जाए फिर भी ये कोई मटेरियल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम फास्फोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। शो फास्फोरेसेंस इन डार्क, ये हमने पीछे भी पढ़ा था ये कि डार्क में ये ग्लो करता है। और जो रेड फास्फोरस है डज नॉट शो फास्फोरेसेंस। फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर ये हम देखें तो ये क्या है, पॉइजनस है, और जो रेड फास्फोरस है वो पॉइजनस नहीं है। एक्शन ऑफ क्लोरीन बर्न साइमल्टेनियसली इन क्लोरीन, ठीक है, वाइट वाला, और जो रेड वाला रिएक्ट ओनली व्हेन हीटेड, कि जब जस्ट हीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे तो हम इसको उसी टाइम ये जो है उसके साथ रिएक्शन शो करेगा। एक्शन ऑफ हॉट अल्कली देखेंगे फास्फीन इज इवॉल्व, ठीक है, PH3 को हम क्या कहते हैं, ये फास्फीन है, और जो रेड फास्फोरस है उसके साथ इसका कोई एक्शन नहीं होता, यानी कोई भी ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसी तरह हम लेट अस कंसीडर द ऑर्डर let us now consider the other two forms of phosphorus also, के और जो फॉर्म है हमारे पास हम वो देख लेते हैं। ब्लैक फास्फोरस इज ग्रे सॉलिड विद मेटालिक लस्टर एंड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ब्लैक फास्फोरस आप ये समझ लें कि जैसे मेटल्स का लस्टर होता है और ये
कंडक्ट करती हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास क्या है कि ब्लैक फास्फोरस की ये प्रॉपर्टी है कि ये ग्रे सॉलिड से कलर होता है इसका, मेटालिक क्लस्टर है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल टू ग्रेफाइट। It consists of polymeric layer of phosphorus atoms held together by phosphorus covalent bond। कि ये लेयर्स में है, जैसे ग्रेफाइट लेयर्स में था ना, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हो सकती थी, इसलिए वो कंडक्टर था, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि ये लेयर्स में की फॉर्म में और फास्फोरस का बॉन्ड बना होता है। The layers are joined together by weak van der Waals forces, ठीक है, के दरम्यान में वीक van der Waals forces हो सकती हैं। This form show metallic characteristics and is even is often called metallic phosphorus. The layers are not in one plane, कि इसकी लेयर सीधी सीधी नहीं होती कि एक ही प्लेन में हो, ये डिफरेंट इसकी लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई जा रही हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ कि दिखा दूँ। ये जो ए वाली शेप है वो आपको यहाँ पे फिगर में बताया जा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस है। पहले वाली क्या है, वाइट और येलो फास्फोरस की है। दूसरी वाली शेप हमारे पास बी जो है वो रेड फास्फोरस की है, और जो सी वाली शेप है हमारे पास वो हमारे पास है ब्लैक फास्फोरस की है। कि ये लेयर्स में है और ये लेयर जो है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो डिफरेंट एंगल्स में भी हो सकते हैं, डिफरेंट वे में भी हो सकते हैं। और इसके ऊपर आपको फास्फोरस का बॉन्ड भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अनदर वैरायटी इज कॉल्ड ब्राउन फास्फोरस। इट इज स्टेबल ओनली एट -196 सेंटीग्रेड एंड is prepared by rapidly condensing the vapors of phosphorus। के फास्फोरस के वेपर्स को जब कंडेंस किया जाएगा, यानी वेरी लो टेम्परेचर दे रहे हैं हम उसको, तो फिर जो है ये प्रोड्यूस होगी। द रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस विद द अदर रिएक्टिंग स्पीशीज डिक्रीज इन द ऑर्डर कि वाइट ब्राउन जो है उसकी सबसे ज़्यादा है, उससे कम जो है वाइट की है, फिर उससे कम जो है रेड की और ब्लैक की सबसे कम है। अच्छा जी, यहाँ पे इनकी इंटर कन्वर्जन देख सकते हैं हम कि एक जो है वो दूसरे से कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे जो है वो चेंज हो रही है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से, ठीक है। अगर हमारे पास वाइट फास्फोरस है वो रेड फास्फोरस में चेंज हो रहा है, और अगर अच्छा चलिए पहले लेफ्ट वाली साइड देख लें। वाइट फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस में चेंज हो रहा है, और अगर ये हम कैटालिस्ट यूज़ कर लें और 250 सेंटीग्रेड दे दें तो वो ब्लैक फास्फोरस में भी चेंज हो सकता है। अब इसी तरह हमारे पास जो रेड फास्फोरस है वो नॉर्मल टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ब्लैक फास्फोरस में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगर हम उसे बड़ी देर के लिए रख दें और या फिर उसको जो है ज़्यादा टाइम दे दें, तो वो भी क्या है कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है कि रेड वाला ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरी साइड पे राइट वाली साइड पे देखेंगे, वाइट फास्फोरस है हमारे पास, अगर हम उसे 100,000 सेंटीग्रेड पे हीट करें तो फास्फोरस बन रहा है गैस की फॉर्म में, और जब उसको हम कूल करें इन लिक्विड नाइट्रोजन तो हमारे पास ब्राउन फास्फोरस भी बन जाता है। These all these allotropic form of phosphorus are interconvertible, ठीक है, कि एक जो है दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जो इसको जो है नाइट्रोजन से डिफरेंस भी शो करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस एटम इज 1s2 2s, ये देखिए 1s1 लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा है, ठीक है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1, यानी आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है फास्फोरस एटम शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें इन द मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। द फास्फोरस एटम अनलाइक नाइट्रोजन एटम डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसके अंदर लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि वो लोन पेयर भी जो है वो निकल जाता है, यानी एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल के इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बन रही है ना, तो इसलिए ये लोन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर होते हैं, आपको पता भी है, ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस इज डिफर फ्रॉम नाइट्रोजन इन मेनी रिस्पेक्ट, फॉलोइंग रिएक्शन आर इन कॉमन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन अगर हम देखें, व्हाइट फास्फोरस इग्नाइट्स with glare
at 35 to 45 centigrade in the presence of oxygen, but red phosphorus does not react with the oxygen below 240. कि ये जो वाइट वाली है वो तो रिएक्ट कर देगी नॉर्मल पे, और जो रेड वाली है वो हाई टेम्परेचर पे करती है, ठीक है। कि फास्फोरस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये आपको पता है P2O3 का अगर डबल करें तो ये P4O6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास है तो क्या है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है, ठीक है। और इसी तरह फास्फोरस अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास क्या है, P2O5 का अगर हम डबल कर दें तो P4O10 हो जाएगा, यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना रही है। ये आगे है, इसके एसिड्स और ऑक्साइड्स भी हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन एंड के एसिड और ऑक्साइड्स देखे हैं, ठीक है। तो फास्फोरस के भी हैं, लेकिन हम वो भी स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे जैसे इनको याद करना। अब हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन देख रहे हैं। फास्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन एलिमेंट्री स्टेट, की एलिमेंट्री स्टेट में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर हेलोजन्स के साथ रिएक्शन देखें इसके, phosphorus react with halogens to form PX3, फ्लोरीन react more vigorously, कि फ्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्शन शो करती है, ठीक है। फास्फोरस है और हमारे पास क्या फ्लोरीन है, तो ये PF3 बन जाएगा और कलरलेस गैस है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमारे पास क्या कलरलेस लिक्विड बन जाएगी। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगी तो कलरलेस लिक्विड बन जाएगी। आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑरेंज सॉलिड बन जाएगा। देखें जैसे ही एटॉमिक वेट जो है हेलोजेंस का इंक्रीज हो रहा है तो वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से जो है वो सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये PCl3 आपने कंपाउंड देखा होगा और इसी तरह PCl5 कंपाउंड देखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये हेलोजेंस के साथ PCl5 रिएक्शन भी होता है, ठीक है, यानी कि ये बनता है। और इसी तरह PBr5 भी बन सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वहाँ पे। Phosphorus combine with sulfur with explosive violence to form mixture of phosphorus sulfides. The product depends on the ratio of components and the reaction condition. कि डिफरेंट जो है हमारे पास ये फास्फोरस के सल्फर के साथ कंपाउंड बन सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि इसका रिएक्शन कंडीशन क्या है और कंपोनेंट की रेशियो क्या है, ठीक है। कि P4S3 भी बन सकता है, P4S7 भी बन सकता है, P4S10 भी बन सकता है। रिएक्शन विद अल्कली एंड अल्कलाइड अर्थ मेटल अगर हम देख लें तो फिर ये हमारे पास जो है these metal combine with phosphorus on heating to give phosphides। जैसे सोडियम है या कैल्शियम है, ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगी तो सोडियम फास्फाइड बन जाएगा और कैल्शियम फास्फाइड बन जाएगा। एल्युमिनियम यानी ग्रुप 3 वाले आल्सो रिएक्ट विद दी टू गिव एल्युमिनियम फास्फाइड, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी पर डिपेंड कर रहा है। सोडियम की +1 है, कैल्शियम की +2, एल्युमिनियम की +3 है, तो उसी के लिहाज से ये उसकी जो है ना ये बैलेंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनना होता है। रिएक्शन विद अल्कलीज कि ये अल्कली या बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हम देखते हैं। अल्कलीज रिएक्ट विद द वाइट फास्फोरस टू लिबरेट फास्फीन गैस, ये हमने डिफरेंस में भी देखा है। रेड फास्फोरस डज नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशन, कि फास्फोरस है वाटर है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो PH3 जिसे हम फास्फीन गैस कहते हैं ये प्रोड्यूस होती है और सोडियम हाइपोफास्फाइड यानी NaH2PO2 प्रोड्यूस होता है। अगर ये फास्फोरस रिएक्ट करे एसिड के साथ तो ये क्या बनाता है हमारे पास, फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फास्फोरिक एसिड बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरस है, H3PO4 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। इट ऑक्सीडाइज विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फास्फोरस एसिड, कि अगर हमारे पास एसिड जो यूज़ करें वो सल्फ्यूरिक एसिड हो तो ये क्या बना देगा, H3PO3 के फास्फोरस एसिड बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कि अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये हमारे पास क्या बनाता है हम देखते हैं। फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज बाय मेटल ऑक्साइड टू फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड सम टाइम फॉस्फेट, कि ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगी और आप सिंपली कहते हैं मेटल की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। कि जहाँ पे एक स्पीशी की ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरे स्पीशी की रिडक्शन हो रही होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब फास्फोरस है रिएक्ट करेंगे आयरन ऑक्साइड के साथ
तो यहाँ पे वैलेंसी जो है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। अब आयरन जो है Fe3O4 में आपने वैलेंसी कैलकुलेट करनी है आयरन की, और ऑक्सीजन की आपको पता -2 है, तो हमने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखना है। और ये जो FeO बन रहा है, तो इसमें आपको आयरन की वैलेंसी हमारे से मालूम हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ से पता चल जाएगा कि जो है क्या कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस है, वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बना सकता है, और अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, तो आयरन सिंपल हमारे पास आ जाएगी, उसके साइड से ऑक्सीजन उतर जाएगा। अगर ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दे, तो ये आयरन फास्फेट भी बना सकता है, और ये आयरन फास्फेट अगेन आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन फास्फाइड भी बना सकता है, और आयरन ऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द फास्फोरस एट लो रेडनेस टू गिव पायरोफास्फेट, ठीक है, यानी कि मेरा ख्याल है कि वाइट फास्फोरस के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। फास्फोरस है और कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, और ये जो हमारे पास कैल्शियम पायरोफास्फेट बनेगा, यानी Ca2P2 और ऑक्सीजन 7। अगर हम रिएक्शन देखें कॉपर सल्फेट के साथ, फिर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन react in coal to form phosphoric acid and copper is deposited, कि फास्फोरस है, कॉपर सल्फेट है, वाटर के साथ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो एक कॉपर जो है अलहदा हो जाएगी, कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगी अगर ये किसी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इन दी हॉट स्टेट कॉपर फास्फाइड इज फॉर्म्ड, कि कॉपर सल्फेट है, फास्फोरस है, वाटर है, और अगर टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो ये कॉपर फास्फाइड बन सकता है, और फास्फोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या है। फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग अलॉयज, thus phosphor bronze containing 0.2 to 4% of phosphorus is a hard and tenacious alloy विच डज नॉट गेट क्रूडेड विद द वाटर, कि ये ऐसी अगर इसमें 0.2 से 4% जो है हमारे पास ये शामिल हो फास्फोरस, तो ये जो है वाटर की प्रेजेंस में क्रूड नहीं होगा, ठीक है, यानी इसको जंग नहीं लग सकता हमारे पास जो लाए बनेगी। फास्फोरस इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बॉम्ब्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन, कि बॉम्ब वगैरह में यूज़ होता है। आपको मैंने वैसे एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि जो पटाखे यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी फास्फोरस जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है, एंड स्मोक को रोकने के लिए जो स्क्रीन यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भी यूज़ हो रहा है। वाइट फास्फोरस इज़ यूज एज अ पॉइजन फॉर रेट्स व्हेन मिक्स विद फ्लोर एंड ग्रीस, कि जो है ये पॉइजनस है, हमने पीछे भी देखा था, तो ये जो है ना अगर इनको किसी भी चीज़ के अंदर मिला के खिलाएं तो वो जो है ना रेट्स के लिए पॉइजनस है। वाइट फास्फोरस, ठीक है। द मेन यूज ऑफ फास्फोरस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस, ठीक है, ये जो हम मैच बॉक्स यूज़ कर रहे थे, जो माचिस हम यूज़ कर रहे थे और सिंपली, ठीक है, कि उसके अंदर यूज़ हो रहा है। बोथ लूसीफर एंड फ्रिक्शन मैचेस एज वेल एज द सेफ्टी मैचेस यूटिलाइज फास्फोरस। आपने मैच की डब्बी के ऊपर जो है मैच बॉक्स जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये सेफ्टी मैचेस है, यानी उसकी कंपनी का नेम आप ये सिंपली कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो जैसे आपको पता है ग्लास जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज बना रही हैं, ठीक है, एक टोयो नासिक है, एक कोई और है, तो इसी तरह आजकल तो डिफरेंट आ गई हैं, तो इसी तरह ये मैच बॉक्सेस की भी जो हैं डिफरेंट जो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसको बना रही है। हमने तो पीछे इंडस्ट्रीज छोड़ दी ना ग्लास की, वरना पाकिस्तान में अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो डिफरेंट तरह का ग्लास बना रही हैं, ठीक है। अब यहाँ इन सब के अंदर इन सारी मैच बॉक्सेस के अंदर जो है फास्फोरस यूज़ होता है। अ फ्रिक्शन मैच इज़ मेड ऑफ डिपिंग इट इन melted paraffin or sulfur and then calcium chlorate or red lead in glue,
Finally, match is dipped in a mixture of phosphorus सल्फाइड ग्लास एंड ग्लू के ये हमारे पास क्या है, हम पहले इसको मैं पैराफिन और सल्फर के अंदर डिप कर रहे हैं, फिर लेड के अंदर भी डिप कर रहे हैं, ठीक है, और ग्लू भी लगी होती है, यानी उसको वो अटैच भी करती है जो लकड़ी हमने पीछे लगाई होती है उसके साथ, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है फास्फेरस सल्फाइड लगाया जाता है ताकि वो उसको बर्न करें, ठीक है, जो उसके ऊपर मसाला सा लगा होता है, ठीक है, और ग्लू लगी होती है और ग्लास लगा होता है, ठीक है। फ्रिक्शन matches are always a source of fire danger and are replaced by safety matches कि उसकी बजाय हम safety matches यूज़ कर होते हैं कि which contain a mixture of antimony phosphide combustible ये मटेरियल होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोरेट है, रेड लेड है और पोटाशियम डाइक्रोमेट है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, और पाउडर ग्लास और ग्लू यूज़ हो रहा है, ठीक है। द मैच बॉक्स हैव अ मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस ग्राउंड ग्लास और ग्लू पेस्टेड अलोंग देयर साइड के इसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये तो था, हमने जनरल जो है फास्फोरस के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम उसके कंपाउंड्स और आगे हम इसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे ताकि जो है आप लोगों का कोर्स जो है हम कंप्लीट करें, और अगर हमें टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे। दूसरी क्लास के साथ मैं के टीचर्स के साथ मैं डिस्कस कर लूँगी कि आप लोगों ने फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक पढ़ना है तो या नहीं पढ़ना, क्योंकि जैसे हमने इंडस्ट्रीज आप लोगों को अभी स्किप करवाई हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फर्टिलाइज़र्स भी स्किप करवा के नेक्स्ट वाला चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अच्छे तरीके से याद भी कर लेना।